डॉक्टर परिधि। परिधि की आवाज सुनकर सुषमा, राहुल और अक्षत भागकर वहां आ गए। परिधि को ऐसा घबराया हुआ देखकर सुषमा और अक्षत ने भी उसे सवालिया नजरों से देखा, पर इससे पहले कि कोई कुछ भी पूछता, परिधि ने वहां पड़े गिफ्ट सबको दिखाए और लेटर राहुल की तरफ बढ़ा दिया। राहुल को लेटर पढ़ते ही गुस्सा आ गया। क्या लिखा है इस लेटर में? राहुल ने उसे लेटर में लिखी हुई बात बताई। अभी तक तो वो फोन पर ही डराता था, पर अब उसकी बनेगा, क्योंकि अब मेरा नाम तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ चुका है, इसलिए मैं इस वक्त ये सब नहीं करना चाहती। तो फिर क्या चाहती हो? वो तो मैं नहीं जानती, पर हाँ इतना जरूर है कि हमारा जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी फैसला उस आदमी को अलर्ट कर देगा, इसलिए अब हमें बहुत ही केयरफुली एक्शन लेना होगा। ये सुन के राहुल को अच्छा नहीं लगा, पर इससे पहले कि राहुल आगे कुछ कहता, परिधि की नजर सामने दीवार पर लगी घड़ी पे गई, जिसमें रात के 12 बज रहे थे। समय देखते ही परिधि हड़बड़ा गई और फिक्रमंद होते हुए राहुल से बोली, राहुल बहुत लेट हो गया है यार, अब तुम्हें जाना चाहिए। अंकल आंटी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। रही बात इस मसले की, तो हम इस बारे में कल बात करेंगे। परिधि की जिद के सामने राहुल को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ा। राहुल की कार एक बंगले के सामने आकर रुकी। राहुल की कार से उतरते ही सारे गार्ड्स उसे सलाम ठोकने लगे। राहुल ने हल्का सा हाँ में सर हिलाया और घर के अंदर चला गया। वो एक बहुत बड़े हॉल के अंदर घुसा, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। राहुल सीधा अपने रूम में जाने लगा कि तभी एक औरत वहाँ स्टाइलिश साड़ी और गले और कान में डायमंड सेट पहनकर आई और फिक्रमंद आवाज में बोली, अरे राहुल आ गए। आवाज सुन के राहुल उसकी तरफ पलटा और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो बोला, हाँ माँ, आप अब तक जाग रही हैं। वो राहुल की बात सुनकर कुछ बोलती, उससे पहले ही सीढ़ियों से उतरते राहुल के पिता मिस्टर विनय रायचंद, जो दिखने में बहुत रौबदार थे, वो एक सरकास्टिक टोन में बोले, जिसका जवान बेटा देर रात घर से बाहर हो, उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? अपने पिता की बात सुनकर राहुल ने हल्का सा मुंह बनाया। ये आज पहली बार का नहीं था। रायचंद परिवार में अक्सर बाप बेटे के बीच ऐसी तानातानी होती रहती थी। रायचंद परिवार में अक्सर बाप बेटे के बीच ऐसी तनातनी होती रहती थी, जिसे अंबिका अच्छे से जानती थी। इसलिए बात आगे न बढ़े, वो बीच में इंटरप्ट करते हुए जैसे ही बोलने को कुछ होती है कि तभी विनय रायचंद उसे हाथ दिखाकर रोक देते हैं। आज तुम हम दोनों के बीच में नहीं बोलोगी। उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि अंबिका पलटकर कुछ नहीं बोल पाई। हाँ, तो तुम ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे थे कि अब घर आने की फुर्सत मिली है तुम्हें? राहुल ने उन्हें देखकर एक लुक दिया। मैं परिधि के साथ था। That's very good. I'm sure उसकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने की खुशी सेलिब्रेट करी होगी। उनकी बात सुनकर राहुल ने भी हाँ में सर हिलाया। और अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताया नहीं कि तुम्हारी इंटर्नशिप भी वहाँ स्टार्ट हो रही है, डोनेशन देकर। उन्होंने कुछ इस लहजे में कहा कि राहुल को बहुत ह्यूमिलिएटेड फील हुआ। पापा प्लीज, तंग आ गया हूँ मैं आपके हर वक्त के ताने सुनकर। एक बार एडमिशन और इंटर्नशिप क्या करा दी, हर वक्त उसी का ताना सुनाते रहते हैं आप मुझे। फिर भी तुम पर इसका कोई असर नहीं है। अगर असर होता तो तुम इस इंटर्नशिप के पीछे नहीं भागते, ये जानते हुए भी कि तुम परिधि के जितने काबिल नहीं हो। जितना टाइम और पैसा तुम इस बेवकूफी में बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा होता कि तुम मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाते। राहुल गुस्से में वहाँ से जाने लगा। बेटा खाना? पेट भर गया मेरे उनकी बातों से। राहुल गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। राहुल के जाते ही अंबिका अपने आंसू पोंछते हुए विनय को गुस्से में देख के बोली, आप भी कम नहीं है। बेटा घर में घुसा नहीं कि शुरू हो गए। क्या जरूरत थी इस वक्त ये सारी बातें करने की? आंसू बहाने के बजाय जाओ और समझाओ अपने सुपुत्र को, अभी भी वक्त है। वरना वो कहावत सुनी है ना, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इतना कहते हुए विनय रायचंद अपने कमरे की तरफ निकल गए। अंबिका हताश सी एक तरफ अपने पति और दूसरी तरफ अपने बेटे को जाते हुए देखकर परेशान होते हुए मन ही मन में कहती है, ना जाने कब वो दिन आएगा जब इन बाप बेटे के बीच की दूरियां मिटेंगी।
अगली सुबह परिधि हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहाँ सुषमा अक्षत के साथ आई। ठीक हो? परिधि ने हाँ में सर हिलाया। कल रात मॉम, मैं कल रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आज बहुत खास दिन है, मैं बस उसे जीना चाहती हूँ। वो सब तो ठीक है, अगर उसने दोबारा आज भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सुषमा ये बोल ही रही थी कि तभी राहुल कमरे में आ गया। और इसीलिए हम हॉस्पिटल जाने से पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे। राहुल की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। पर राहुल। पर कुछ नहीं, आज तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। परिधि राहुल की बात को मना नहीं कर पाई और दोनों कार में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर परिधि ने अपने साथ बीते 15 दिनों से हो रही चीजों के बारे में बताया। ठीक है मैडम, हम इस मामले में आपकी पूरी मदद करेंगे। बस आपको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा और सारी चीजें हमें सही सही बतानी होंगी। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, बस आप कैसे भी करके उस आदमी को पकड़ लीजिए। बिल्कुल। वैसे आप विनय रायचंद जी के बेटे हैं ना? जी, और ये मेरी फ्रेंड। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बात मीडिया तक न पहुंचे। एक लड़की की इज्जत का सवाल है। आप बेफिक्र रहिए, हमारा काम लोगों की मदद करना है, उन्हें प्रॉब्लम में डालना नहीं। थैंक यू सर। ये कहकर राहुल और परिधि पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे थे कि तभी परिधि का फोन बजा। कॉल अननोन नंबर से था, जिसे देखकर परिधि डर गई। डरो मत, रिसीव करो फोन। परिधि ने डरते डरते फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ से एक बार फिर वही आवाज आई। तो आखिर तुम पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई, वो भी उस राहुल के साथ? उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर परिधि घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। आखिर कौन हो तुम और क्यों इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? पर तब तक फोन कट चुका था। क्या हुआ? क्या कहा उसने? हम पुलिस स्टेशन आए हैं, उसे ये बात भी पता चल गई। राहुल, परेशान मत हो, हम बहुत जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। चलो अभी अपना मूड ठीक करो, हमें हॉस्पिटल भी तो चलना है। परिधि थोड़ा नॉर्मल हुई और कार में बैठकर राहुल के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। यकीन नहीं हो रहा राहुल कि ये सब सच हो रहा है। यकीन कर लो परिधि, क्योंकि सपना नहीं हकीकत है। वो लोग हॉस्पिटल के अंदर रिसेप्शन पर बात करके एक कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए, जहां उन्हीं के जैसे कई और इंटर्न्स मौजूद थे। वो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ एक डॉक्टर आई। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सलोनी। वेलकम ऑल ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर जर्नी। मेरे पास आप लोगों के नामों की मेरिट लिस्ट है, जिसके बेसिस पर हम ग्रुप्स डिवाइड करेंगे। हाईएस्ट मेरिट वाले सीधा सीनियर डॉक्टर को असिस्ट करेंगे और उसी हिसाब से मेरिट कम होते होते चीजें डिवाइड होंगी, पर सबको सब कुछ सीखने को मिलेगा। परिधि का नाम हाई मेरिट लिस्ट में था, इसलिए उसे सीनियर डॉक्टर पाठक को असिस्ट करना था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। राहुल की लो मेरिट की वजह से उसे रिसेप्शन पर कुछ दिन डॉक्यूमेंटेशन और बेसिक चीजें सीखनी थी। डॉक्टर सलोनी सबके डिपार्टमेंट्स अलॉट करके जाने लगी। तभी उनके पास किसी का फोन आया। फोन पर बात करके वो इंटर्न्स की तरफ मुड़ी। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना था। जितने भी इंटर्न्स डॉक्टर पाठक के अंडर हैं, उनकी ट्रेनिंग परसों से स्टार्ट होगी। डॉक्टर पाठक को एक बहुत क्रिटिकल केस की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ गया है। आप लोग परसों से ज्वाइन कीजिएगा और अभी आप चाहें तो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ये कहकर डॉक्टर सलोनी वहाँ से चली गई। परिधि का चेहरा उतर गया। वहीं राहुल पहले से ही इरिटेटेड फील कर रहा था। दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ गए। मैं तो तुम्हारे साथ काम करना चाहता था, पर यहाँ तो डिपार्टमेंट ही अलग कर दिए और मुझे रिसेप्शन पर बिठा दिया, जैसे कि मैं यहाँ डॉक्टर नहीं बल्कि रिसेप्शनिस्ट बनने आया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है राहुल, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। रही बात साथ काम करने की, तो जो भी फ्री होगा वो दूसरे से मिलने आ जाया करेगा। राहुल ने परिधि की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी परिधि का फोन बजा और वो चौंक सी गई। आजकल फोन की घंटी उसे चौंका दिया करती थी। उसने फोन देखा तो फिर किसी अननोन नंबर से कॉल था। राहुल ऑलरेडी काफी चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने न आओ देखा न ताओ और फोन रिसीव कर लिया। साले तू है कौन?
अगर असली मर्द है ना तो मुझसे आमने सामने आकर बात कर। ये क्या लड़की को परेशान कर रहा है? तभी दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? एक पल को राहुल सकपका गया। कौन? मैं रिचा बोल रही हूँ और मैंने तो परिधि को फोन किया था। तुम कौन हो? रिचा, मैं राहुल। राहुल? राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रहे थे? रिचा का नाम सुनते ही परिधि ने राहुल के हाथ से फोन ले लिया। रिचा, तुम लंदन से कब वापस आई? आई मिस्ड यू सो मच। बस आज ही, इनफैक्ट अभी भी एयरपोर्ट पर ही हूँ। तुम कहाँ हो? वो आज मेरी ज्वाइनिंग थी पर अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। ये कहकर परिधि ने उसे अपनी इंटर्नशिप वाली बात बताई। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर ये राहुल, ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और ये फोन पर क्या बोल रहा था? वो एक आदमी बार बार रॉन्ग कॉल कर रहा था तो इरिटेट होकर राहुल ने चिल्ला दिया। ये सब छोड़ो, ये बताओ मिल कब रही हो? उसी के लिए मैंने फोन किया है। मैं लंदन से वापस मिसेस डिसूजा की कॉल पर आई हूँ। मिसेस डिसूजा का नाम सुनते ही परिधि के चेहरे के भाव बदलने लगे। मिसेस डिसूजा का फोन तुम्हारे पास यूं अचानक? वो तुमसे भी बात करना चाहती थी पर तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल पा रहा था। स्कूल के बाद तुमने किसी से कोई टच ही नहीं रखा। खैर, आज शाम को स्कूल रियूनियन पार्टी है तो हमें वहाँ जाना है। मैं नहीं जा पाऊंगी। परिधि ने जाने से साफ इनकार कर दिया। कम ऑन परिधि यार, इतने सालों बाद अपने स्कूल वापस जाने का मौका मिल रहा है, उन्हीं यादों को जीने का, और तुम मना कर रही हो। तुम इसकी वजह जानती हो रिचा, तो फिर इस बात को कहने का क्या मतलब है? वो वजह वहाँ मौजूद नहीं होगी परिधि, और एक चीज की वजह से तुम अपनी बचपन की हर याद से रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती। तुम शाम को 6 बजे तक मेरे घर आ रही हो और हम वहाँ से साथ में चलेंगे। ये कहकर रिचा ने परिधि की बात सुने बिना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। राहुल के पूछने पर परिधि ने उसे सारी बात बताई। रिचा सही कह रही परिधि, मुझे भी लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। परिधि ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दोनों पार्किंग की तरफ चले गए। सारे रास्ते परिधि एक अजीब सी उलझन से जूझ रही थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गई। शाम को 6 बजे आ जाऊंगा मैं तुम्हें लेने और रिचा के घर ड्रॉप कर दूंगा। तुम क्यों परेशान होगे? मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें छोड़ने जाना मेरे लिए कब से परेशानी की बात हो गया। इसी बहाने मैं भी देख लूंगा कि तुम शाम को कितनी खूबसूरत लगोगी। ये कहकर राहुल मुस्कुराते हुए अपनी कार से चला गया और परिधि घर के अंदर आ गई। घर पहुंचकर उसने रीयूनियन वाली बात सुषमा को बताई और उन्होंने भी उसे जाने को कहा, जिससे थोड़ा चेंज हो जाए। शाम के 6 बज रहे थे। परिधि अपना रेड कलर का गाउन पहनकर ड्रेसिंग के सामने तैयार बैठी थी। तभी वहाँ सुषमा आई। ओह गॉड, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। किसी की नजर ना लगे। राहुल तो आज तुम्हें देखता ही रह जाएगा। नीचे चलो, आ गया है वो तुम्हें लेने। परिधि ने सुषमा को देखकर हल्की सी स्माइल पास की और दोनों नीचे हॉल में आ गए, जहां राहुल उनका इंतजार कर रहा था। राहुल परिधि को देखता ही रह गया। क्या हुआ जीजू, मेरी दीदी से नजर नहीं हट रही क्या आपकी? नहीं, वो सब हंसने लगे। परिधि, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। दोनों रिचा के घर के लिए निकल गए। राहुल परिधि को रिचा के घर के बाहर ड्रॉप करके चला गया और परिधि ने रिचा के घर की बेल बजाई। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगी। आई मिस्ड यू यार, मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। बस 2 मिनट रुक, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में दोनों रिचा की कार से स्कूल के लिए निकल गए। वैसे तुम अभी भी राहुल के टच में हो? हम दोनों ने वहाँ इंटर्नशिप ज्वाइन करी है और हम दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई है। व्हाट? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? तुम तो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी रिचा, और अगर तुम्हें करनी है तो मैं यहीं उतर जाती हूँ। रिलैक्स, मैं बस ये कह रही थी कि तुमने सोच समझकर फैसला लिया है ना। जिंदगी का पहला फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। हर लड़की अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान चाहती है जो उसकी कदर करे, उससे प्यार करे, उसके घर वालों का सम्मान करे, जो कि राहुल बखूबी करता है। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। रिचा परिधि को देखकर मुस्कुराने लगी।
तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो ये बात तुम आराम से भी बता सकती थी परिधि। इसमें गुस्से होने जैसा क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे खुद को कन्विंस कर रही थी कि तुम राहुल के साथ हो। परिधि चिढ़कर ऋचा की तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। आखिर ऐसा कौन सा राज है परिधि की जिंदगी का जो वो अचानक से ऐसे बिहेव करने लगी? क्या सच में परिधि और राहुल के बीच का बंधन प्यार का बंधन है? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर परिधि अपने ही चैनल सी टून्स पर। सी टून वसीम स्टोरी आपका ही चैनल। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें